असलकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बेसिक बायोलॉजी कोर्स 101 के लेसन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है वायरस। वायरसेस क्या हैं? वायरस एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है स्लाइमी लिक्विड या पॉइजन। ये बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स हैं, जिनके पास अपनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो खुद से रिप्रोड्यूस कर सकें या होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर वो जिंदा रह सकें। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नेम है इनको, जिसका मतलब पॉइजन या वेनॉम है, ये किसने दिया था? बिजर्निक ने दिया था 1897 में। अब वायरसेस जो हैं उनको ओब्लीगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है। ओब्लीगेट का वर्ड यूज करते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके साथ परमानेंटली अटैच है, वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन जिसको इन्फेक्शन हुआ वो सदाबहार इन्फेक्शियस ही रहेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब तक वो वायरस उसकी बॉडी के अंदर है, वायरस की लाइफ तभी तक पॉसिबल है। जब वायरस उसकी बॉडी से निकल गया, मर गया, तो वायरस भी खत्म हो गया। वायरस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकलते हैं तो वो एक कह लें कि लिविंग डेड होते हैं। यानी आपका जैसे फूड पार्टिकल हैं, आपको इन्फ्लुएंजा वायरस ने अटैक किया हुआ है, आपको छींकें आ रही हैं, आप खाने के ऊपर छींके, अब जो खाना है उसमें वायरस चले गए हैं, ठीक है। लेकिन वो वायरस वहां पर जितनी नंबर ऑफ कॉपीज आपकी छींक ने वहां पर वायरसेस फेंके हैं, उतने ही वायरस वहां पर रहेंगे, चाहे वो खाना आपका 2 घंटे 10 घंटे भी वहां पर पड़ा रहेगा। अनटिल अनलेस कि वो खाना कोई खाता है तो उसके अंदर वो वाले वायरस चले जाते हैं, और वो वायरस जो है उसकी बॉडी में जाकर रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनका नंबर इंक्रीज होगा। जैसे कोविड 19 जिस तरह से फैला, इसलिए मैं बार बार कोविड 19 की एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को उसके एक्सपीरियंस का सबको पता है कि आप लोगों को कहा गया था कि गैदरिंग वाली जो जगह हैं, आप वहां पर जब जाएं आपने मास्क लगा कर जाना है, या आपने जो सीट्स वगैरह को अपने हाथ लगाया हुआ है बसेस वगैरह में, तो वो हाथ हाथ जो है आपने अपने मुंह या नाक के करीब नहीं लाने, बल्कि घर आके आप पहले हाथ धोएं, अपने कपड़े बदलें, तो फिर आप जो मर्जी करें। तो ये जो चीज थी वो यही थी कि वो जो बंदा है, चाहे उसने खांसते हुए हाथ अपने आगे रखा, अब उसके हाथ के ऊपर वायरस लग गया, और वही वायरस उसने वो किसी सीट को पकड़ा या किसी सहारा लेने के लिए डंडे को या रोड को पकड़ा, अब उसी रोड पे कोई दूसरा बंदा हाथ लगाता है, वो वायरस उसके हाथ पे चला गया, और जब वो अपने मुंह या नाक के पास लेके गया तो उसकी बॉडी के अंदर चला गया, तो वो बाहर जो वायरस पड़ा हुआ है वो ग्रो नहीं कर रहा, वो डिवाइड कर ही नहीं रहा। वो तब डिवाइड करेगा जब वो अपने होस्ट के अंदर वापस जाएगा। और ये होस्ट इंट्रासेलुलर का मतलब होता है उसके अंदर ही रहते हैं, और पैरासाइट तो आपको पता ही है कि जो किसी होस्ट के ऊपर रिलाय जो कर रहे होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, अपने बेनिफिट के लिए होस्ट को यूज करते हैं और इंटर्न उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नजर ही नहीं आते। उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो होस्ट सेल के अलावा कहीं पर रेप्लिकेट कर सके, क्योंकि उनके पास वो एंजाइम ही नहीं होते, वो सिस्टम ही नहीं होता। ये इतने छोटे होते हैं कि उन्होंने अपने पास सवाए एक कैप्सिड प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड के, या बहुत कम वायरसेस है जिनके अंदर जो है वो इंटरनल मेम्ब्रेन्स ही होती है, जिसको एनवेलप कहते हैं, उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा होता। कुछ हैं कॉम्प्लेक्स वायरसेस जिनके पास एडिशनल चीजें भी हैं, लेकिन बहुत से वायरसेस बहुत सिंपल हैं। Okay, this simple but useful definition goes a long way toward describing viruses and differentiating them from all other type of organism. However, this is not completely adequate. Viruses are unique in nature, यानी इन जैसा कोई living organism नहीं। They are smallest of all replicating organisms, historically characterized by the ability to pass through filters that retain even the smallest bacteria.
यानी जो वायरसेस होते हैं वो फिल्टर्स से भी पास कर जाते हैं। ये जो आप अगर आप लोगों में से किसी को लैब्स में काम करने का एक्सपीरियंस हो, तो वो आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर एक सिरिंज फिल्टर यूज किए जाते हैं, 0.22 माइक्रोमीटर वाला फिल्टर यूज होता है, जो कि बैक्टीरिया को भी फिल्टर कर लेता है। पर वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि 0.22 माइक्रोमीटर वाले जो फिल्टर होते हैं उनसे भी पास कर जाते हैं, इतने ज्यादा छोटे हैं। किस उनके पास सिर्फ क्या है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, जिसके ऊपर एक प्रोटीन का शेल है, ना उनका मेटाबॉलिज्म है। ठीक है। इस वजह से वो मतलब ओब्लाइग्ड हैं कि वो इन्वेड ही करें और उनकी मशीनरी को यूज करें और अपने लिए इस्तेमाल करें। साइज क्या है इनका, सब माइक्रोस्कोपिक है, यानी माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते, बहुत से बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, और जितने भी लिविंग सेल हैं उनसे भी छोटे हैं। ये आपको जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि ये एक होस्ट है और उसको इस तरह से वायरस जो है वो अटैक कर रहे हैं, तो ये एक वायरस की शक्ल ली हुई है। अब वायरोलॉजी क्या है? वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस, उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं, यानी बायो की वो ब्रांच जो वायरसेस को स्टडी कर रही है। और वायरसेस की यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं कि लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं। लिविंग क्या है कि ये रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है, लेकिन रेप्लिकेट आपको मैंने बताया होस्ट की मशीनरी में जाके करते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। तो इस वजह से इनको हम लेबोरेटरी में आराम से कल्टीवेट नहीं कर सकते। जैसे बैक्टीरिया का तो आपने एक मीडिया दिया, चलो जी अकेले बैक्टीरिया तुम इसमें ग्रो करते रहो, वो आराम से ग्रो कर जाएंगे। सेल्स हैं, उनको आपने मीडिया दिया एनिमल या प्लांट के सेल, तो वो उसके अंदर ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने वायरस को लैब में ग्रो करना है तो साथ आपको उसका होस्ट भी ग्रो करवाना पड़ेगा। जैसे आप बैक्टीरियोफेज को स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप बैक्टीरिया कल्चर करेंगे और उसके अंदर आप बैक्टीरियोफेज को स्टडी करेंगे, उसके बगैर नहीं आप कर सकते। अगर आप किसी ह्यूमन जो वायरस है उसको स्टडी कर रहे हैं तो आप जो ह्यूमन के सेल्स हैं उनको कल्चर करेंगे और साथ फिर वो भी कल्चर होंगे, तो फिर आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ऐसे आप स्टडी ही नहीं कर सकते। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फ्लैजेला है, न्यूक्लिक एसिड है, फिर उसके पास छोटे छोटे वैक्यूल हैं, राइबोसोम है, सॉरी वैक्यूल नहीं है उसके पास। तो ये मतलब छोटी छोटी एंटिटीज हैं जो इसके पास होती हैं। किसी भी लिविंग सिम जो बैक्टीरिया है, वो आप लोगों को पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के सेल से ज्यादा सिंपल होता है, तो ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है होस्ट के साथ, यानी ऐसे नहीं हर किसी के भी अंदर जाके ग्रो करना शुरू कर देते। बैक्टीरियोफेज अगर किसी इंसान को के अंदर आ भी जाए वो वहां ग्रो नहीं करेगा, बैक्टीरियोफेज सिर्फ बैक्टीरिया में ही ग्रो कर सकता। अब HIV वायरस है, वो मंकी में जाता जरूर है, लेकिन मंकी को डिजीज नहीं होती, वो आके ह्यूमन में ही एड्स कोज करता है। बहुत से वायरसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट में ही डिजीज कोज करते हैं। बहुत कम वायरसेस हैं जिनके होस्ट जो है वो एक से ज्यादा है, इसलिए उनका कॉम्प्लेक्स कह ले कि इंटरेक्शन है होस्ट के साथ। और इनकी रेप्लिकेशन सिर्फ होस्ट में ही होती है, इसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं। अब उन्होंने आपको बताया कि बहुत से पैथोजन हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं, ज्यादातर वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं। तो वायरसेस जो हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे एड्स है, और लेकिन छोटे छोटे वायरसेस जो कॉमन कोल्ड वगैरह भी कॉज करते हैं, और उनके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है जिसके ऊपर जो है वो कैप्सिड है और कुछ मतलब ये अपना ये बेसिक इनकी चीज है जो इनको ना चाहिए होती है। अब जो मशीनरी है वो तो इन्होंने होस्ट की यूज करनी है। अब वो आपको बता रहे हैं कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, हम पे जो अटैक करते हैं, लेकिन वो मतलब जीते खुद ही हैं, वो ग्रो खुद ही करते हैं, हमारे अंदर आएंगे जरूर पर अपना रेप्लिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो ये जो वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने आपको बताया कि बैक्टीरिया
फ्री लिविंग हैं और वो आते जरूर हैं लेकिन अपना सारा कुछ यूज करते हैं। और ये आगे इन्होंने, या वायरस से रिलेटेड नहीं है, आप इसको वैसे देख लीजिएगा। अब बेसिकली वो आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जितनी भी मर्जी टाइप का पैथोजन हो, वो अपना सारा कुछ यूज करता है, लेकिन जो वायरसेस हैं वो इतने छोटे हैं कि वो मतलब उनके पास इस लाइफस्टाइल के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है। दिस ability to cause disease is a lifestyle choice, not a legacy shared only among close relatives। मतलब इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, उन्होंने जाहिर है अपने आप को रेप्लिकेट करना है, तो वो पहले ओवरटेक करेंगे रेप्लिकेशन सिस्टम को, ऑर्गेनिज्म के डिजीज कॉज करेंगे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर उनका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। अब वायरस का लाइफ साइकिल क्या होता है? सबसे पहले कोई भी मतलब जो है वायरसेस जो हैं वो एंटर हुए अंदर। एंटर करने के बाद उन्होंने हाईजैक कर लिया आपके जो बॉडी सिस्टम है उसको। हाईजैक करने के बाद सारी जो अपनी न्यूक्लिक एसिड वाली इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने सेल को दी, और उन्होंने कहा चलो जी अपना सिस्टम यूज करो और जल्दी से रेप्लिकेट करो, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो करो। आरएनए उसका बना, और आरएनए बनने के बाद उसकी प्रोटीन बनी, कैप्सिड प्रोटीन बन गई। और वो कैप्सिड प्रोटीन जो है वो फिर अपने अंदर वो न्यूक्लिक एसिड को पैक करती है। सेल जो है वो बस्ट होगा, उसके अंदर से वायरसेस ढेर सारे रिलीज हो जाएंगे, निकल के अगले सेल को अटैक करेंगे। इस तरह से ये पाथवे पूरा चलता जाता है। उन्होंने बताया कि क्या करता है, ये देख लें, ये एक पाथवे, आप लोग इसको, मैं जरा जूम आउट करती हूँ तो आप लोगों को नजर आएगा। ये आपके पास एक होस्ट सेल है, ठीक है। ये वायरस जो है ये आया, इसने यहाँ पर आके अटैक किया। अब जैसे ही वो इसके अंदर आया तो उसकी जो कैप ये डिसअसेंबली हो गई है, इसकी कैप्सिड प्रोटीन सेपरेट हो गई, और ये जो उसका न्यूक्लिक एसिड था वो सेपरेट हो गया। अब जो न्यूक्लिक एसिड है ना वो क्या करेगा, वो रेप्लिकेशन में भी जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन में भी जाएगा। रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि फाइनल जितनी भी कॉपीज बनेंगी उनके पास डीएनए तो होना जरूरी है। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कैप्सिड प्रोटीन होगी तो उसके अंदर वो पैक होगा, तो दोनों प्रोसेसेस ऐसे तीनों इकट्ठे साथ स्टार्ट होते हैं। जब मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं जो कोड प्रोटीन है उसकी और डीएनए की, फिर दोबारा से असेंबली होती है, असेंबली होकर मल्टीपल कॉपीज जो है वो इससे रिलीज हो जाती हैं। तो ये इन्होंने आपको बताया है कि पहला स्टेप क्या है, डिसअसेंबली होगी वायरस पार्टिकल की। उसके बाद उसका वायरल जीनोम रेप्लिकेट होगा, और फिर इसकी प्रोटीन जो है वो बनेगी, और उसके बाद दोबारा से रीअसेंबली हो जाएगी और वो सेल से बाहर निकल जाएगा। अब यही कॉपीज निकल कर, जब ये इस तरह से निकली, इसी तरह का एक और होस्ट सेल आएगा और आके इस तरह से अटैक करेंगी। तो ये साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है, जब तक कि इनफ नंबर ऑफ कॉपीज जितनी वायरस को चाहिए होती वो नहीं हो जाती। और वो, या आप कह लें कि आपकी बॉडी जो है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करती। ये सिस्टम इस तरह से चलता रहेगा। इसके बाद उन्होंने आपको बताया है कि आप किस तरह से कल्चर कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियोनिक एग या लिविंग सेल को, आप एनिमल को आप कल्चर करेंगे तो उसी के साथ ही आपका वायरस जो है वो कल्चर हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। अब वायरसेस भी आपको बताया था क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं डेट कैन इन्फेक्ट द लिविंग सेल्स। अब ये इतने छोटे होते हैं कि इनका साइज सिर्फ 200 से 300 नैनोमीटर तक होता है, और उनका कुछ जो है वो लार्जर भी हैं, से 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक के भी होते हैं। तो ये उन्होंने आपको थोड़ा सा बताया कि एक इंडिविजुअल जो वायरस है उसको बेरियोन कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल से बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि ना इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, ना साइटोप्लाज्म है, ना राइबोसोम है, ना कोई अदर ऑर्गेनेले है। इस वजह से ये अपनी जो है वो प्रोटीन भी खुद नहीं बना सकते, ना रेप्लिकेट कर सकते हैं, और होस्ट सेल पर डिपेंड करते हैं। जो बहुत सिंपल वायरसेस होते हैं उनके पास सिर्फ ये दो चीजें हैं, एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड या डीएनए होगा या आरएनए होगा। और हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में कि डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। तो इसके पास चारों तरह के जीनोम जो है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर एक बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक तरह का जीनोम ही प्रेजेंट होता है।
या अब आपको सिंपल एक स्ट्रक्चर दे दिया उन्होंने कि इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं कि ये इसकी कैप्सिड प्रोटीन है, और उस कैप्सिड प्रोटीन के अंदर इस तरह से ये न्यूक्लिक एसिड और उसके बाहर ये प्रोटीन पोर्ट है। तो ये एनवेलप्ड वायरस है ये वाला, इसके गिर्द ये इन्वेलप भी है, उसकी स्पाइक्स भी निकली हुई हैं। अभी ये विदा इसमें इन्वेलप नहीं है, लेकिन इसके पास टेल और फाइबर है और इसके पास इन्वेलप है। तो इस तरह से डिफरेंट वायरसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन इनके अंदर होता ही होता है वो क्या है, ये प्रोटीन कोट हर बैक्टीरिया वायरस के पास होगी, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो हर वायरस के पास होगा। और न्यूक्लिक एसिड या डीएनए है या आरएनए है, जो बैक्टीरियोफेज है उसके केस में डीएनए है, और जो इन्फ्लुएंजा है उसके केस में आरएनए है। और इन्फ्लुएंजा जो है वो इन्वेलप्ड वायरस है, और जो बैक्टीरियोफेज है उसके पास टेल और फाइबर होते हैं, तो इनका भी एक अपना रोल होता है। तो वो आप आगे जाके जब इनकी इसका बात पे पढ़ेंगे तो देख लेंगे। और कह रहे होस्ट चाहिए क्यों वायरस को, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, ना एंजाइम है ना मेटाबॉलिज्म है, इस वजह से उनको होस्ट की मशीनरी चाहिए। और कुछ जो वायरसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके पास लिपिड पॉलीसेकेराइड या ट्रेस एलिमेंट जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब नॉन इन्वेलप्ड जो वायरसेस हैं उनके पास तो सिर्फ कैप्सिड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, जिसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहते हैं, जबकि जो इन्वेलप्ड प्रोटीन है उनके पास एक एनवेलप भी होता है, और कुछ के पास स्पाइक्स होते हैं होस्ट के साथ अटैच होने के लिए। या भी जैसे आप लोगों ने देखा था, ये जो फाइबर और टेल है ये बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के ऊपर लैंड करने में हेल्प करते हैं। अब नेकेड वायरस क्या है, जिसके पास कोई इन्वेलप नहीं है, और इन्वेलप्ड वायरस जिसके पास इन्वेलप है। की मॉर्फोलॉजी, वायरसेस जो है उनकी डिफरेंट शेप हो सकती है, नीचे आप देखें शेप, जैसे ये हेलिकल भी हो सकते हैं, आइकोसाहेड्रल भी हो सकते हैं, इस तरह से कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं जिनके पास ये टेल और स्पाइक्स हो। तो उनका ये हेलिकल है, प्रोटीन सब यूनिट interact with each other with the nucleic acid to form a coiled ribbon like structure। टोबैको मोजेक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो हेलिकल वायरसेस है। और जो पॉलीहेड्रल है, capsid shell is made of repeating unit of viral protein, all faces of the icosahedron are identical, जिससे इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है। और कॉम्प्लेक्स शेप में क्या है कि या तो आइकोसाहेड्रल या हेलिकल होंगे, लेकिन कुछ जो होते हैं उनके पास एडिशनल चीजें भी होती हैं, पोस्ट वायरस और बैक्टीरियोफेजिस कॉम्प्लेक्स शेप की एग्जांपल है, जिसे नीचे बनाई भी हुई है मैंने। अब बैक्टीरियोफेजिस, इनका जो नाम है ना उसको ये अगर से देखें, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया, फेज वायरस को भी कहते हैं, यानी जिस जो पैथोजन है, जो विरियोन है, जो उसका पॉइजन है। तो बैक्टीरियोफेज बेसिकली बैक्टीरिया ईटर्स हैं, यानी वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको एज अ होस्ट यूटिलाइज करते हैं, वो बैक्टीरियोफेजिस के लाते हैं। because even bacteria can get a virus, the viruses that infect bacteria are called bacteriophages। और लैब में बैक्टीरियोफेजिस को बहुत ज्यादा स्टडी किया जाता है। इनके दो टाइप के लाइफ साइकिल होते हैं, एक होता है लिटिक साइकिल और एक लाइसोजेनिक साइकिल होता है। जो लिटिक साइकिल है ना, ये है कि बस बैक्टीरिया को तबाह करके ही बाहर निकलता है, यानी उसका जो रेप्लिकेशन सिस्टम है उसको ओवरटेक करता है, उससे अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, और जब उसकी इनफ कॉपीज बन जाती हैं तो उसके सेल को तब एक्सप्लोड करता है और बाहर निकल जाता है, और फिर जो आगे नेक्स्ट बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, इस तरह साइकिल चलता जाता है। और जो लाइसोजेनिक साइकिल है, इसमें ये बैक्टीरिया के जीनोम का खुद पार्ट बन जाता है, और जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है साथ साथ वो भी ग्रो करते जाते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब लाइसोजेनिक साइकिल लिटिक साइकिल में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो लिटिक साइकिल क्या है, द फेज इनफेक्ट अ बैक्टीरियम, हाईजैक द बैक्टीरियम टू मेक लोड्स ऑफ फेजेस एंड देन किल द सेल बाय मेकिंग इट एक्सप्लोड। ठीक है, यानी लाइस कर देगा। और लाइसोजेनिक में क्या है कि वो बैक्टीरिया जो है अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देगा, और उसके साथ साथ ही कॉपी करता रहेगा, हर जो नई आने वाली कॉपी होगी उसके अंदर वायरस की भी, वायरस का भी जो डीएनए है वो भी होगा, तो इस तरह वायरस उसके साथ साथ ग्रो करता जाता है।
A bacteriophage or a phage for short is a virus that infect bacteria like all other of the viruses. Bacteriophages vary a lot in their shapes and genetic material. यानी हर एक बैक्टीरिया जो है उसको भी जो अटैक करने वाले बैक्टीरियोफेज हैं वो डिफरेंट हैं। मल्टीपल ऑफ टाइप्स हैं बैक्टीरियोफेजेस के भी। The capsid of the bacteriophage can be icosahedral, filamentous, or tail in shape. The head-tail structure seem to be unique to the phages and their close relative. अभी आप देख लें जैसे ये कोर्टिकोवायरस है, ये T7 फेज है, ये इनोवायरस है, तो ये इनके डिफरेंट 3 टाइप की शेप्स आपको नजर आ रही है। और जो साल्मोनेला को इम्पेक्ट करता है वो ये फेज है। अब बैक्टीरियोफेजेस जो है वो दूसरे वायरसेस की तरह अपने होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे, उसी के अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे। और अभी हमने लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा, उसको देखेंगे। अगर हम इसका क्लोजर लुक देखें, ये देखें, ये लाइफ साइकिल उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। ये आपके पास लिटिक साइकिल की एक एग्जांपल दी हुई है कि ये बैक्टीरियोफेज जो है जब आया, उस वो बैक्टीरिया के ऊपर बैठा, अब उसने अपना जो है कैप्सिड बाहर ही अपना न्यूक्लिक एसिड उसने अंदर इंसर्ट कर दिया, उसको हाईजैक किया और उसने प्रोटीन और डीएनए जो है वो बनाना शुरू कर दिया। अब मल्टीपल ये देखे इसके अंदर ढेर सारे जो है वो कैप्सिड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनना शुरू हो गए हैं। अब ये क्या करेंगे, अब इनकी इसके अंदर असेंबली होना से शुरू हो जाएगी। ये सारे जो है वो बाहर निकलेंगे और फिर इनकी असेंबली होकर ये बस्ट कर देगा सेल, और इस तरह से ये रिलीज हो जाएंगे, फिर ये जाके आगे किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब ये असेंबली कैसी होती है ये इन्होंने आपको अलग खोल के बता दिया है कि एक एम्प्टी हेड बना, उसके अंदर जो है वो ये न्यूक्लिक एसिड जाएगा, उसके फिर इस तरह से ये शेप बनेगी, और फिर ये जो अलग इसके बने हुए हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन वो सारी असेंबल करके इस तरह से पूरा बैक्टीरियोफेज रेडी हो जाता है। बैक्टीरियोफेज की प्रॉपर्टी क्या है? बिल्कुल उसी तरह से ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड है, उसके कैप्सिड है, इनकी डिफरेंट टाइप की शेप हैं। ये भी या विद इनवेलप होंगे या विदाउट इनवेलप होंगे, डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी। और साइजेस अगर हम देखें तो ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी, जैसे एडिनो वायरस है ये 90 नैनोमीटर का है जस्ट, तो बैक्टीरियोफेज 225 नैनोमीटर का है। T4 बैक्टीरियोफेज और टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो 250 नैनोमीटर है, तो डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। तो आया वायरस आया, उसने इन्फेक्शन किया होस्ट सेल पर और उसके अंदर डिजीज हो गई। अब एक हमारे पास लेटेंट इन्फेक्शन होता है और एक प्रोडक्टिव इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होगा, ज्यादा वायरसेस प्रोड्यूस होंगे, सेल जो है वो लाइस कर जाएगा और सेल मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। या वो नॉन लाइसिस की तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई तो करता रहेगा लेकिन सेल बस्ट नहीं होगा। यही लेटेक और लाइसोजेनिक साइकिल है। लेटेंट स्टेज क्या है कि वो उसका पार्ट बन गया और ऐसे उसके साथ मल्टीप्लाई करता रहता है। उम्मीद है आपको इस साइकिल की अच्छे से समझ आ गई होगी। लाइसोजेनिक जो साइकिल है उस वो स्टार्ट तो इसी तरह से होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके पास ये जो जिनोम है ये इसके अंदर इनकारपोरेट हो जाएगा। लाइक आप कह लें कि ये उसका जिनोम है बैक्टीरिया का, और उसके अंदर ये जो इतना मैं बना रही हूँ ये जो है वायरल का जिनोम आ गया है। तो ये इसके साथ रेप्लिकेट करता रहेगा और जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वो भी साथ डिवाइड होता रहेगा, वो लाइसोजेनिक साइकिल होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से लेक्चर की समझ आ गई। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।